द्वितीय विश्व युद्ध की कहानी सुनने से पहले एक बात याद रखिए, ये कोई एक देश की कहानी नहीं है। ये एक ऐसी श्रृंखला है जहां हर घटना ने अगली घटना को जन्म दिया और हर नेता, हर समझौता, हर हार और जीत ने दुनिया के ताने बाने को बदल दिया। अब मैं आपको शुरुआत से लेकर अंत तक क्रमवार, तथ्यात्मक और उसी रोमांचक अंदाज में बताऊंगा जिसे सुनते ही आप समझ भी जाएं और याद भी रख लें। अगर आप यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली चैनल से जुड़े नहीं हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध की कहानी सुनने से पहले एक बात याद रखिए, ये कोई एक देश की कहानी नहीं है। ये एक ऐसी श्रृंखला है जहां हर घटना ने अगली घटना को जन्म दिया और हर नेता, हर समझौता, हर हार और जीत ने दुनिया के ताने बाने को बदल दिया। अब मैं आपको शुरुआत से लेकर अंत तक क्रमवार, तथ्यात्मक और उसी रोमांचक अंदाज में बताऊंगा जिसे सुनते ही आप समझ भी जाएं और याद भी रख लें। अगर आप यूपीएससी प्रिपरेशन ओनली चैनल से जुड़े नहीं हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए। द्वितीय विश्व युद्ध का सबसे गहरा कारण प्रथम विश्व युद्ध के बाद बने ट्रीटी ऑफ वर्साय 1919 में छिपा था। उस संधि ने जर्मनी पर भारी आर्थिक बोझ, सैन्य प्रतिबंध और राष्ट्रीय अपमान थोप दिया। 1929 की ग्रेट डिप्रेशन ने आर्थिक तबाही फैलाई और बेरोजगारी के शोर में चरमपंथी विचारों को जमीन मिली। इसी खालीपन और अपमान की भावना से उठकर एडोल्फ हिटलर और उसकी पार्टी नाजी ने सत्ता की राह पकड़ी। हिटलर ने वर्साय को दोष और जर्मन गौरव की हत्या बताया और अपने भाषणों में पुनरुत्थान और विस्तार की बात कही। इटली में बेनिटो मुसोलिनी का फैसिस्ट आंदोलन और जापान में साम्राज्यवाद उभार पर था। यानी विश्व के 3 प्रमुख केंद्रों में मिलती जुलती महत्वाकांक्षाएं उभर रही थीं। ये बन गए एक्सिस की बुनियाद, जर्मनी, इटली और जापान। उनके खिलाफ खड़े हुए देश बने एलाइज, शुरू में ब्रिटेन और फ्रांस, बाद में सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स भी। हवा का पहला बड़ा झोंका आया जब 1938-39 में यूरोप में हिटलर ने क्रमशः ऑस्ट्रिया, द अंशलूस, मार्च 1938 और फिर सुडेटनलैंड पर दावा किया। म्यूनिक समझौते सितंबर 1938 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नेविल चैम्बरलेन ने आश्वासन दिया कि पीस फॉर आवर टाइम मिल गया, पर चैम्बरलेन की अपीजमेंट नीति ने हिटलर को और हिम्मत दे दी। 23 अगस्त 1939 को हिटलर और स्टालिन के बीच मोल्टोव-रिबेंट्रॉप पैक्ट नामक गैर आक्रमण समझौता हुआ, जिसमें एक गुप्त प्रोटोकॉल था पोलैंड को विभाजित करने का। यही समझौता इस बात का संकेत था कि जर्मनी पहले पश्चिम को हराकर फिर पूर्व में यूएसएसआर से निपट सकता है। और फिर वो तिथि जब यूरोप की चुप्पी टूट गई। 1 सितंबर 1939 जर्मनी ने पोलैंड पर ब्लिट्जक्रीग की तकनीक से हमला किया। इस पर ब्रिटेन और फ्रांस ने 3 सितंबर 1939 को जर्मनी के खिलाफ युद्ध की घोषणा की। पोलैंड का विभाजन तुरंत हुआ। कुछ ही हफ्तों में यूएसएसआर ने पूर्वी पोलैंड पर कब्जा कर लिया। 1940 के पहले भाग में हिटलर की ब्लिट्जक्रीग रणनीति, त्वरित टैंकों और वायु शक्ति का संयोजन ने नीदरलैंड्स, बेल्जियम और लग्जमबर्ग को झटके में गिरा दिया और मई-जून 1940 में फ्रांस भी करारा आघात झेलकर गिर गया। पेरिस के गिरने के बाद फ्रांस का एक हिस्सा विशी सरकार के रूप में मार्शल फिलिप पीटन के आधिपत्य में आ गया और जनरल चार्ल्स डी गॉल ने बाहर से फ्री फ्रेंच मूवमेंट शुरू किया। इसी दौरान ब्रिटेन अकेला बचा और उसका नेतृत्व परिवर्तन हुआ। चैम्बरलेन के स्थान पर विंस्टन चर्चिल मई 1940 में आए, जिनके कठोर शैली के भाषणों ने ब्रिटिश मनजानस में हौसला भर दिया। 1940 के मध्य से शीत युद्ध से पहले की सबसे तीव्र लड़ाई बैटल ऑफ ब्रिटेन जुलाई 1940 से अक्टूबर 1940 हुई, जहां आरएएफ और लुफ्तवाफा की वायु लड़ाई ने न केवल ब्रिटेन को बचाया बल्कि ये सिद्ध कर दिया कि हवाई श्रेष्ठता युद्ध का निर्णायक पहलू है। समुद्र में भी संघर्ष उग्र था। जर्मनी की यू बोट पनडुब्बियों ने अटलांटिक में व्यापारिक जहाजों को निशाना बनाया। इसी कारण समुद्री आपूर्ति खतरे में आई। 1939 से 41 के बीच एक्सिस ने दक्षिण पूर्वी और पूर्वी धुरी पर भी विस्तार की योजनाएं बनाई। इटली ने मेडिटरेनियन और बाल्कन्स में दखल दिया, पर इटली की सेनाएं कई मोर्चों पर विफल रहीं, जिससे जर्मनी को बाल्कन्स और ग्रीस में हस्तक्षेप करना पड़ा। मीनवाइल जापान ने अपनी साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा के तहत चीन में विस्तार को तेज किया। 1937 से बड़ी जंग चल रही थी और रिसोर्सेज की तलाश में दक्षिण पूर्व एशिया की ओर बढ़ा। दुनिया का युद्ध का विशुद्ध मोड़ आया 22 जून 1941 को, जब हिटलर ने ऑपरेशन बारबोरेसा के तहत यूएसएसआर पर आक्रमण कर दिया। ये कदम नाजी सोवियत नॉन एग्रेशन समझौते का खुला उल्लंघन था।
जर्मन सेना ने तेजी से आक्रमण किया, पर रूस की विशालता, कठोर सर्दियां और स्टालिन के आदेशों पर स्कॉच्ड अर्थ नीति तथा जनसंख्या का बलिदान जर्मन आक्रमण को थामने लगे। यहां से युद्ध का स्वरूप लंबी खींचतान में बदल गया। एक और निर्णायक मोड़ था 7 दिसंबर 1941, जब जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया और अमेरिकी नौसैनिक तट पर बड़ा नुकसान पहुंचाया। अगली सुबह 8 दिसंबर 1941 को अमेरिका ने युद्ध की घोषणा कर दी और एक्सिस वर्सेस एलाइज का वैश्विक मापदंड स्थापित हो गया। अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने कहा, अ डेट विच विल लिव इन इन्फेमी। उनके नेतृत्व में अमेरिका की सैन्य औद्योगिक शक्ति जल्द ही एलाइज की रीढ़ बन गई। अमेरिका ने ब्रिटेन को लैंड लीज मार्च 1941 से प्रभावी से सपोर्ट देना शुरू कर दिया था, पर पर्ल हार्बर के बाद अमेरिका सक्रिय मोर्चे पर आया। 1942-43 का मोड़ है जब एक्सिस की चालें रुकने लगी। यूरोप में बैटल ऑफ स्टालिनग्राड अगस्त 1942-1943 ने जर्मन वर्माख्ट को पहले वास्तविक पराजय दी। शहर के भीतर और बाहर की हानियां विशाल रहीं और ये मोर्चा प्रथम बार जर्मन विस्तार को पीछे ढकेलने का प्रारंभिक चरण बना। उत्तरी अफ्रीका में रोमल और एलाइड सेनाओं की टक्कर के बाद नॉर्थ अफ्रीका के जैविक संसाधन और माध्यमिक मार्ग एलाइज के हाथ में आए। प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका और इट्स एलाइज ने आइलैंड हॉपिंग स्ट्रैटेजी अपनाई और मिडवे जैसी लड़ाइयों में जापानी नौसैन्य शक्ति को भारी क्षति पहुंचाई। इसी दौरान युद्ध का मानवीय चेहरा सबसे क्रूर रूप में उभरा, हॉलोकॉस्ट यानी नाजी ज्यादती का औचित्यहीन और संगठित रूप। नाजी शासन ने सिस्टमैटिक जेनोसाइड के जरिए 6 मिलियन यहूदी और अन्य अल्पसंख्यकों का नरसंहार किया। आउशविट्स और त्रिब्निका जैसे एक्सटिंक्शन कैंपों की भयावहता ने मानवता के लिए स्थायी प्रश्न छोड़ दिए। ये तथ्य यूपीएससी के इतिहास और एथिक्स दोनों भागों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। युद्ध की दिशा स्पष्ट हुई जब अलाइज ने पूर्व और पश्चिम दोनों दिशाओं से जर्मनी पर दबाव बढ़ाया। 6 जून 1944 को अलाइज ने नॉर्मेंडी पर बड़ी एम्फीबियस आक्रमण अपनाई और वेस्टर्न फ्रंट पर निर्णायक दबाव बनाया। रूस पश्चिम से आते हुए और एलाइज पूर्व से दोस्तों की तरह जर्मनी को चारों ओर से घेर रहे थे। अप्रैल 1945 में सोवियत और वेस्टर्न एलाइड सेनाएं बर्लिन के नजदीक थीं। हिटलर ने 30 अप्रैल 1945 को आत्महत्या की और 8 मई 1945 को यूरोप में युद्ध समाप्त वीई डे घोषित हुआ। प्रशांत में अमेरिका ने जापान को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर करने के लिए एक और नई शक्ति दिखाई, परमाणु बम। 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराए गए बमों के बाद जापान ने आत्मसमर्पण का निर्णय लिया। औपचारिक रूप से 2 सितंबर 1945 के साथ वीजे डे के साथ द्वितीय विश्व युद्ध का अंत हुआ। परमाणु बम ने युद्ध नैतिकता, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शक्ति संतुलन पर ऐसा प्रभाव डाला कि उससे उपजा परिणाम विविध और दीर्घकालिक रहा। युद्ध के तात्कालिक परिणाम और दीर्घकालिक प्रभाव बहुत गहरे थे। मानवीय हानि का आकलन लगभग 70 से 85 मिलियन लोग मारे गए, सैनिक और नागरिक दोनों। आर्थिक विनाश, शहरों का ध्वंस और भारी विस्थापन हुआ। युद्ध के बाद राजनीतिक भू रचना पूरी तरह बदल गई। यूरोप का प्रभुत्व घटा, अमेरिका और यूएसएसआर विश्व शक्ति के 2 ध्रुव बने और कोल्ड वॉर की पृष्ठभूमि बन गई। 1945 में यूनाइटेड नेशंस की स्थापना हुई ताकि अंतर्राष्ट्रीय विवादों का शांतिपूर्ण समाधान हो सके, पर वही वर्ष न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स ने बताया कि युद्ध अपराधों के लिए राष्ट्रीय नेताओं और अधिकारियों को अंतर्राष्ट्रीय दायित्व के तहत जवाबदेह ठहराया जा सकता है। आर्थिक पुनर्निर्माण के लिए मार्शल प्लान ने वेस्टर्न यूरोप को सुदृढ़ किया, जबकि ईस्टर्न यूरोप सोवियत ऑर्बिट में समाहित हो गया। कॉलोनीज में आज़ादी की लहर तेज हुई और डीकोलोनाइजेशन का युग शुरू हुआ। इंडिया का 1947 में स्वतंत्र होना उसी व्यापक परिवर्तन का हिस्सा था। रणनीतिक तकनीकी सबक भी स्पष्ट हुए कि ब्लिट्जक्रीग की सीमा, कंबाइंड आर्म्स की शक्ति, कोड ब्रेकिंग, एनिग्मा और ब्लैटली पार्क, स्ट्रेटेजिक बॉम्बिंग के दार्शनिक और नैतिक प्रश्न और परमाणु हथियारों की नई वास्तविकता, संसाधन, लॉजिस्टिक सुपीरियॉरिटी, इंडस्ट्रियल कैपेसिटी और मानव संसाधन का समुचित उपयोग किसी भी आधुनिक युद्ध का निर्णायक अवयव बन गया। द्वितीय विश्व युद्ध केवल युद्ध नहीं था, ये 20वीं सदी की पराधीनता, आर्थिक असंतुलन, सांस्कृतिक असहिष्णुता और वैश्विक राजनीति के विघटन का चरम संचयी परिणाम था। इसके बाद का क्रम, यूएन का गठन, कोल्ड वॉर, डीकोलोनाइजेशन और परमाणु युग सभी उसी युद्ध की लंबी छाया हैं।